कहानी की शुरुआत में हमें एक समांथा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक थिएटर में जा रही होती है। और जब वो पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसके लिए द किंग इन द वुड नाम की एक मूवी लगी है जिसे देखने के लिए वो टिकट लेती है। और जब वो थिएटर पहुंचती है तो पूरा थिएटर खाली होता है। और उस थिएटर की खास बात ये थी कि यहाँ पर अलग अलग इंसानों को अलग अलग मूवी क्लिप दिखाई जाती है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा डरावनी होंगी। समांथा खुद को स्क्रीन पर जंगल में पाती है और वो खून से पूरी तरह से लथपथ थी। वो किसी से डर कर भाग रही होती है। इसी दौरान वो एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है और लाश पर जाकर गिर जाती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। और तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी समांथा को देखता, समांथा वहीं पर छुप जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जेसन होता है। फिर वो दोनों भागते हुए एक सड़क तक पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जिसे वो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर समांथा को खून में भिगा हुआ देखता है तो उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर को सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और इस बात से जेसन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसी समय वही आदमी आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा था और उसने अपने मुंह पर लोहे का मास्क लगा के रखा था, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर उसे हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, जिसके कारण वो पुलिस ऑफिसर डर जाता है और उस पर लगातार गोली चलाने लगता है, जिससे वो मास्क वाला आदमी जमीन पर गिर जाता है। पर जब वो पुलिस ऑफिसर उसका चेहरा खोल कर देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी मास्क वाले आदमी के पैर में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और उसकी गन चल जाती है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। इस नजारे को देखकर जेसन और समांथा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेसन गाड़ी का शीशा तोड़कर पुलिस वाले की जेब में से गाड़ी की चाबी लेने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो चाबी मिलती वो मास्क मैन उड़ जाता है। इसके बाद डर के जेसन वहाँ से उठता है और लात मार के समांथा के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों भागते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर माइक होता है। वो उसे बताते हैं कि उनके पीछे मास्क मैन पड़ा हुआ है जिसने उनके बाकी फ्रेंड को मार दिया है। लेकिन तभी वो वहां पर मास्क मैन भी पहुंच जाता है और एक हथौड़ा लेकर अटैक करने की कोशिश करता है। वो हथौड़ा माइक को लगता है लेकिन जेसन अब दरवाजा बंद कर देता है और समांथा को दरवाजा पकड़ने के लिए कहता है। तभी वहां पर उसे एक शॉर्ट गन दिखती है जिसे वो लोड करने लगता है और उसे शूट करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले वो मास्क मैन अंदर आकर एक बहुत बड़ा चाकू उसकी पीठ में मार देता है, जिससे जेसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर लगातार फायर करने लगता है। लेकिन वो मास्क मैन माइक को आगे कर देता है जिसके कारण माइक को पूरी गोलियां लगती है और एक गोली सिर पर लगने की वजह से उसका सिर भी ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर समांथा बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जेसन उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन वो मास्क मैन उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन तभी समांथा को वहाँ पर एक बेसमेंट मिल जाता है और वो उसके अंदर जाती है। लेकिन उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखती है जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर जेसन एक चाकू उठाकर मास्क मैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पूरे शरीर पर लोहा लगा के रखा था, इसीलिए उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके बाद वो उसी के चाकू से उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद जेसन उस पर अटैक करने के लिए जितने भी चाकू उठाता है वो उसी के शरीर में घुसा देता है और बर्नर से उसके शरीर में आग लगा देता है, जिसके कारण जेसन बहुत ही बुरी मौत मरता है। जिसकी चीख सुनकर समांथा कुल्हाड़ी लेकर मास्क मैन पर अटैक कर देती है, जिससे वो भी एक बुचर स्नाइप लेकर उसका सामना करता है। और इस लड़ाई के दौरान समांथा उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी और जब वो उसे मारने वाली होती है तब उसका मास्क गिर जाता है और वो उसे रोकने के लिए कहता है। और फिर समांथा देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेड है जो उसी के साथ क्लास में पढ़ता है। फिर फ्रेड उसे याद दिलाता है कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसके बाद वो उसे लास्ट वीकेंड याद दिलाता है जहाँ पर वो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आसमान से कुछ गिरता है जिसे देखने के लिए सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और फ्रेड उन लोगों को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पर चले जाते हैं। और सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आसमान से बहुत सारी मकड़ियाँ गिरी है और वो सभी मकड़ियाँ उन पर अटैक कर देती है और उन सभी के शरीर में घुस जाती है। बस फ्रेड ही अकेला होता है जो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और एक रूम में पहुँच जाता है। लेकिन एक मकड़ी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी पहुँच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी टेबल पर रखा हुआ मास्क उसके चेहरे पर आ जाता है, जिससे वो बच जाता है। फिर वो एक हथौड़े से उस मकड़ी को भी मार देता है। फिर वो खुद को तैयार करता है और एक एक करके अपने सारे दोस्तों को मार देता है जिनके अंदर वो मकड़ी घुसी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मकड़ियाँ ये इन्फेक्शन शहर तक नहीं पहुँचे और
उसी समय समांथा बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और उसका सर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसके अंदर वही मकड़ी मौजूद होती है। इसलिए वो मास्कमैन को खुद को मारने के लिए कहती है और वो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है उस पर बहुत सारी मकड़ियां अटैक कर देती है। हालांकि इस दौरान वो उन्हें मारने की बहुत कोशिश करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब फ्रेड कार लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है तो उसके चेहरे के अंदर कुछ अजीब से बदलाव हो रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड और एना को देखते हैं। वो उसी थिएटर में पहुंचते हैं और हम स्क्रीन में एना को देखते हैं जिसके चेहरे पर जलने के निशान होते हैं और वो डेविड के साथ डिनर टेबल पर होती है, जहाँ पर डेविड उसे बताता है कि उसकी माँ कई बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है और वो उसके चेहरे को ठीक करने में उसकी मदद कर सकता है। इसके लिए वो अपने सर्जन से बात करेंगी। यहाँ पर डेविड उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद एना डॉक्टर के पास पहुंचती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करता है और उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए कहता है। इसके बाद एना की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। इसके बाद उसे एक सपना आता है जिसके अंदर वो देखती है कि एडम और उसकी शादी होने वाली है। लेकिन तभी उसे डेविड की जगह डॉक्टर और नर्स हाथ में चाकू लिए खून से सने हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर नर्स के साथ डेविड मौजूद होता है। इसके बाद डेविड उसके चेहरे की कुछ फोटोज लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना एक डिवाइस की मदद से नर्स से पूछती है कि क्या उसे एक आईना मिल सकता है। वो इसके लिए मना करती है और कहती है कि आपको कल आईना मिल जाएगा। इसके बाद एना रात को चुपचाप से उस नर्स के केबिन में पहुंचती है और उसके जाने के बाद उसके सिस्टम को चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसके चेहरे को बनाने की बजाय बिगाड़ा जा रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसे जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंख और नाक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है, जिसे देखकर एना उसे बेहोश कर देती है और उसका कार्ड चुरा लेती है और लिफ्ट से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो लिफ्ट खोलती है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर मिलता है और वो डॉक्टर उसे पकड़कर उसकी दोबारा सर्जरी कर देता है। इसके बाद जब एना की आँख खुलती है तो उसके सामने डेविड होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। और उसके जाते ही एना अपने चेहरे और बॉडी को चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसका चेहरा और शरीर उन लोगों ने पूरी तरह से खराब कर दिया है और अब वो बहुत ही डरावनी दिख रही है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी डेविड की माँ उसके साथ वहाँ पर आती है और वो भी काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। फिर हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना अकेली होती है और वो डेविड का आवाज लगा रही थी और उसे ढूंढते हुए एना प्रोजेक्ट चलाने वाले आदमी के पास चली जाती है, जो उसके पूछने पर बताता है कि वो लोगों के नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने को बनाता है और उन्हें दिखाता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फादर को देखते हैं, जो थिएटर के बाहर अपना नाम देखकर अंदर जाता है, जिसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि चर्च की छत पर एक बच्चा एक आत्मा से पजेस है और वो सुसाइड करने वाला है, जिसे रोकने के लिए एक नन उसके पास पहुंचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि नन उसे कुछ समझा पाती, आत्मा उसे कंट्रोल में ले लेती है और उसे नीचे गिरा देती है और फादर देखती ही रह जाता है। फिर हम डेनी को देखते हैं, जो अपने दोस्त के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होती है, जिससे उसकी माँ उसे समझाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ है। फिर हम उसी फादर को देखते हैं जो उस नन के साथ रिलेशनशिप में है और इस दौरान जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ चारों तरफ खून ही खून होता है और एक जगह फर्श पर खून से बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा बना होता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब डेनी के साथ एक लड़की लड़ रही होती है तब उसे वहाँ पर एक शैतान दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ मौजूद सारी लड़कियां पजेस हो चुकी होती है और उनकी आंखों से खून निकल रहा होता है। इधर नन जब उस बुक में शैतान के बारे में खोज रही होती है तब उसे पता चलता है कि उस शैतान का नाम मसीड है और ये लस्ट और इंसिड लोगों को पनिश यानी कि सजा देता है। जब नन इसके बारे में फादर को बताती है तभी उसी समय वहाँ वो लड़का आ जाता है जिसने सुसाइड कर लिया था और अब वो पूरी तरीके से डिमन में बदल गया था। हालांकि इस दौरान फादर उसे डराने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। वो बताता है कि मैं वो नहीं हूँ, वो उसके अंदर है और यहाँ पर वो उसका नाम नहीं बताता, जिससे फादर और नन को लगता है कि वो डेनी की बात कर रहा है, जिससे वो दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेनी की माँ आ जाती है और उसे बचा लेती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो डेनी के अंदर नहीं बल्कि उसकी माँ के अंदर है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी बच्चों को पजेस करके तड़पाने लगती है और जब फादर और नन वहाँ पहुँचते तो वो देखते हैं कि अब डेनी का मुंह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं। तभी फादर एक तलवार लेकर उन सब पर अटैक कर देता है और इस दौरान सिस्टर भी एक लड़की को मार देती है। इधर फादर बच्चों के अटैक करने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को बहुत बुरी तरीके से एक एक करके
मारने लगता है। तभी नन डैनी की माँ को सुसाइड करने से रोकने लगती है, लेकिन वो उसे लेकर ही वहाँ से साथ में कूद जाती है, जिससे डैनी की माँ तो मर जाती है लेकिन नन बच जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब नन उस डीमन से पजेस हो चुकी है। फिर हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जिसमें फादर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी प्रोजेक्टनेस आकर उसे मार देता है। तभी थिएटर में एलन आती है और उसे स्क्रीन पर दिखाई देता है कि वो अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए गई होती है और उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है और उसके आसपास के लोग बहुत ही बदसूरत और खतरनाक दिख रहे हैं। फिर वो ये सारी चीजें डॉक्टर से डिस्कस करती है। तभी डॉक्टर के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। फिर वो एलन को बताता है कि उसकी एक मीटिंग है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए कल आए, और उसे मना करने के बावजूद उसके रूम से बाहर निकाल देता है। फिर वो देखती है कि उसके बच्चे वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगती है और इस दौरान वो वहाँ पर काम करने वाले लोगों से भी पूछती है जो कि बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चों को ढूंढते हुए एक कमरे के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो बच्चे उसके नहीं हैं और वो दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बीमार है। वो बच्चे डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं और वो डॉक्टर उसे मारने के लिए कहता है। वो बताते हैं कि उन्होंने उसके बैग में एक गन डाली है जिसमें सिर्फ एक गोली है। डॉक्टर कहता है कि हम सिर्फ फिजिशियन हैं, हम कोई कातिल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो खुद ही सुसाइड कर ले क्योंकि अब उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर वो बच्चे पूछते हैं कि वो कहाँ है। फिर वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो दरवाजे के बाहर से हमारी बात सुन रही है। इसके बाद जब वो बच्चे दरवाजा खोलते हैं तब वो अंदर जाकर उस डॉक्टर को शूट कर देती है, जिससे उसका सर बुरी तरीके से फट जाता है। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर इसके बाद हम थिएटर में बैठी हुई एलन को देखते हैं जो अपने बैग से गन निकालकर खुद को शूट कर लेती है। फिर हमें रिले नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो उस थिएटर के अंदर आ जाता है और वो एक स्क्रीन पर देखता है कि वो एक शो के लिए पियानो बजा रहा है और वहाँ पर काफी लोग मौजूद होते हैं। जिसके बाद उसके परफॉर्मेंस से उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इस समय उनकी कार में एक आदमी मौजूद होता है जो रिली के सर पर गन रखकर उसे मारने की धमकी देता है और उसके मॉम डैड को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। पर जब कार से बाहर निकलने के बाद उसके डैड उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गोली लगने की वजह से मारे जाते हैं और उसकी माँ भी इस दौरान मारी जाती है। हालांकि रेली अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेली एक हॉस्पिटल में होता है और वो ठीक ठाक है। जब वो उसकी माँ के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ यहाँ पर नहीं है और उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि साइड वाले बेड पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी लेटा हुआ है, जिसके चेहरे पर पूरी तरीके से टाके लगे हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा है। जब वो लेटा होता है तब वही आदमी उसके पास आता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था और वो उसे सोते ही टाइम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और उस आदमी को वहाँ से वापस भेज देती है। इसके बाद जब रेली उठता है तो उसे अपने आसपास कई सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। जहाँ पर उसके दौरान केसी से होती है तब उसे पता चलता है कि वो दोनों पहले ही मर चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रेली उठता है तो उसे वहाँ पर अपनी माँ दिखाई देती है और वो उसे अपने पास बुला रही होती है। तभी वहाँ पर केसी आती है जिसे देखकर वो गायब हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है। इसके बाद जब केसी वहाँ से जाती है तो उसकी माँ उसे मार देती है, जिसे देखकर रेली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद जब वो टॉयलेट में होता है तब फिर से वही आदमी उस पर अटैक करता है। तब वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो नर्स के पास पहुँचता है और देखता है तो उसे भी किसी ने मार दिया होता है। ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वो एक कमरे में छिप जाता है जहाँ पर केसी की लाश रखी हुई होती है। इसके बाद वो भी वहीं पर लेट जाता है और खुद को छुपा लेता है। इसलिए जब वो आदमी वहाँ पर आता है तो उसे ना पाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब रेली बाहर निकलता है और वो एक रूम में जाता है तो वो आदमी वहाँ पर उस पर अटैक कर देता है और उसे गला दबाकर वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान रेली को अपनी माँ दिखाई देती है जो उसे मरने के लिए कह रही होती है, लेकिन केसी उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद वो एक नुकीली चीज उठाकर उस आदमी को मार देता है। लेकिन जब डॉक्टर उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं तब वो केसी और अपने मॉम डैड को देखता है। तभी उसे वही आदमी फिर से दिखाई देता है जो वापस से जिंदा हो गया था, जिससे ये पता चलता है कि वो सभी की सभी लोग मरे हुए हैं और एक लूप में फंसे हैं। इसके बाद हमें फिर से थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेली प्रोजेक्टनेस से पूछता है कि क्या वो मर चुका है। तब वो बताता है कि नहीं, तुम तो नहीं, लेकिन ये सब मर चुके हैं। और यहाँ पर हम उन सब लोगों को देखते हैं जिनकी स्टोरी पहले दिखाई जा चुकी है और इससे पता चलता है कि उसने इन सब को मार दिया है। अब इसके बाद रेली कहता है कि वो यहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद प्रोजेक्टनेस उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद रेली वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने वाली होती है और प्रोजेक्टनेस वापस से वीडियो रील को पैक करने लगता है और यहाँ पर हम बहुत सारी रील्स को देखते हैं जो अलग अलग लोगों की होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस
इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।